जो यहाँ मौजूद हैं, आज का दिन हमारे लिए काफ़ी खास है। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से एनडीआरएफ की टीम, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं इंस्पेक्टर आदेश कुमार जी, उनकी टीम हमारे बीच में है और डिज़ास्टर के रिगार्डिंग आपको काफ़ी बातें बताया। डीडीएमए की ओर से आशीष कुमार जी, जो टीसीपीसी की ओर से यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबका मैं चाहूँगा कि तहे दिल से आप तालियों से स्वागत करिए। बस एक बात कह के मैं अपनी बात को फिनिश करूँगा। डिज़ास्टर एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली द एशियन कॉन्टिनेंट। इट इज़ वेरी प्रोन टू डिज़ास्टर्स। हम आए दिन सुनते हैं कि यहाँ पे कहीं आग लग गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कोई और समस्या हो गई। तो सिर्फ ये गवर्नमेंट की ओर से ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थाओं के अंदर ही नहीं ये मैनेज होगा। व्हेन एवरी इंडियन इज इन्वॉल्व इनटू दिस, जब हमारे पास कुछ एक स्किल या इसके बारे में जानकारी अगर रहती तो हम उसे एटलीस्ट फर्स्ट हैंड एक कंट्रोल या मैनेज करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि आज कुछ जानकारी आप तक पहुंचती है जो नेचुरली पहुंचेगी, तो आप एक तरह से इस जो एनडीआरएफ की टीम है इनके साथ कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, मेरा विश्वास है। तो मैं चाहूँगा कि डीडीएमए के और आशीष कुमार जी आप आए और संबोधित करें। नमस्ते सभी को, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो हमारे बीच में जो सिवन IAS अकेडमी की जो डायरेक्टर हैं हरीश जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है इस तरह का, और आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपके लिए उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे रखा। और सबसे पहले मैं DC चंबा और डीडीएमए की तरफ से, जो कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो जिला उपायुक्त होते हैं, तो उनकी तरफ से और डीडीएमए की तरफ से आपका यहाँ पर बहुत बड़ा है और कि आपने इस जो एक सेशन हमारे यहाँ पे चलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, उसके लिए आप लोगों ने समय निकाला। क्योंकि आज के परिवेश में अगर हम देखेंगे तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या रही है और इससे हम अपने आसपास के जो वातावरण को किस तरह से सही करके थोड़ा सा हम जो है अपने प्रबंधन की ओर जा सकें या मिटिगेशन की तरफ से हम जो है उसमें अपना योगदान दे सकें। और सबसे पहले मैं अपने एनडीआरएफ की तरफ से इंस्पेक्टर जो है आदेश जी का जो है वेलकम करता हूँ। उनके साथ में सब इंस्पेक्टर अनिल जी का भी स्वागत है इसमें, और उनकी पूरी टीम हमारे साथ में पिछले जो 3 तारीख से हमारे साथ जुड़ी हुई है और लगातार हमारे मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज यहाँ पे हो रही है। हमने पहले डिग्री कॉलेज में किया, उसके बाद इंटर कॉलेज में किया, उसके अलावा ITI कॉलेज में किया, है ना। तो उसी कड़ी में आज उसी में जो डायरेक्टर सर है उन्होंने यहाँ पर, और जो प्रेरणा दे इंस्पिरेशन जो हमारी जो है NGO है, लीडिंग NGO है, कि जो कि ऐसे समाज में जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनमें रुझान रखती है और इस तरह की जो है वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराती है। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने जो है इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन किया। मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा और अपनी टीम के जो एनडीआरएफ के जो मेन जो यहाँ पर जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, तो उनसे आग्रह करूँगा कि वो आज के इस सत्र को शुरू करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। प्लीज़, थैंक यू। जो हमारे डायरेक्टर हैं इस अकेडमी के, और प्रेरणा जो अपना NGO के भी जो कोऑर्डिनेटर है, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अरेंज करने के लिए। मैं इंस्पेक्टर आदेश 14th NDRF और अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि जो आज हम यहाँ सेशन आप ये अरेंज किया है उससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ गेन करेंगे और अपनी लाइफ में उसको यूज़ करेंगे। दूसरों की लाइफ सेविंग के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा मैं NDRF के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं भी शायद अपने कोई अब बताने की जरूरत नहीं है, इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत शायद नहीं है, इतनी पहचान NDRF ने बना ली है। ये ड्रेस आपने देखी होगी हमेशा, कभी कहीं कोई इवेंट ऐसा होता है, कोई भी ऐसी एक्सीडेंट हो तो NDRF टीम में तुरंत पहुंच जाती है। इवन वो आपके स्टेट में हो या हमारे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। इवन जो हमारी टीम है वो टर्की में भी जो अटके आया था उसमें भी गई थी। हाँ, तो NDRF क्या है, आपने सुना हो डिजास्टर, आप सभी स्टूडेंट हैं, ज़्यादा डिजास्टर के बारे में बताना तो मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा सा कंज्यूम वाली बात हो जाएगी कि डिजास्टर है क्या। ठीक है,
मेनली आप बस इसी चीज़ से तो बन सकते हैं कि अर्थक्वेक, फ्लड, जो भी ऐसी घटनाएं हो जिनसे हमारे जो जान माल की क्षति हो, है ना, और वो एक ऐसे लेवल पर हो कि जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल उनके हैंडल से बाहर हो जाए ना, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर। और वो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल जो आपके अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, साइक्लोन, और मैन मेड आपके मे बी प्लेन एक्सीडेंट, और कोई अदर एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, कुछ भी हो सकता है, कोई ब्रेकिंग कोलैप्स, ठीक है। तो क्या था कि डिजास्टर को पहले से आते आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रिसेंटली अभी स्टार्ट हुए। हाँ, यह है कि इंसिडेंट थोड़े से ज़्यादा होने लगे, पहले कम होते थे। और हुआ क्या कि 1984 में जैसे भोपाल गैस जो हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, सबको इसके बारे में आई थिंक पता ही होगा, सब यहाँ स्टडी भी कर रहे हैं, तो मे भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन ही जाता है कि क्या था, कौन सी गैस इस्तेमाल हुई, यूनियन कार्बाइड जो वो कंपनी थी, ठीक है, क्या पेस्टिसाइड वो बनाती थी। तो ये एक ट्रेजेडी हुई थी जिसके बाद इतनी लोगों की मतलब जाने गई थी, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी भी थी। वो बेशक जो फैक्ट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडस्ट्री में, तो या तो उन्होंने अवेयर नहीं किया है, कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स थे जो कहीं ना कहीं उनमें लैग था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये एक ट्रेजेडी हुई, कंटिन्यू 2-3 ऐसी ट्रेजेडी हुई। सुपर साइक्लोन भी आया उड़ीसा के, गुजरात में अर्थक्वेक भी आया जहाँ हजारों बच्चों की डेथ हुई। तो उस टाइम भी रेस्क्यू ऑपरेशन उस टाइम भी होते थे, हर कोई हेल्प करता था, कोई भी इमरजेंसी ऐसी हो तो हर कोई आगे आगे करता था। लेकिन होता क्या था ना कि हम उस जिस तरीके से हमको करना चाहिए था, जितनी हम जाने बचा सकते थे, उस लेवल पर नहीं हो पाता। कोई ऐसी हमारे पास कोई ऐसी सोर्स नहीं थी स्पेशल कि जो उनको कवर कर सके, इनको रेस्क्यू कर सके, और जो होने वाला जो क्षति है, नुकसान है, उसको कम कर सके। पैरामिलिट्री फोर्सेस तब भी काम करती थी, आर्मी तब भी काम करती थी, लेकिन उनका एक अलग फील्ड था, ठीक है। लेकिन हेल्प के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन उनको लगा दिया था, वो जितना हो सकता था करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कि उससे जान माल की जो नुकसान था काफ़ी ज़्यादा होता, ठीक है। तो उसके बाद 2005 में जो डीएम एक्ट पास हुआ, डीएम एक्ट के बारे में सभी जानते हैं, पहले शायद आप भी जानते हो, लेकिन जब से कोविड आया तो उसके बाद हर जगह कहाँ होता था डीएम एक्ट ना। तो डीएम एक्ट पास होने के बाद 2006 में एनडीआरएफ एस्टैब्लिश 8 बटालियन थे, 7 इसकी शुरुआत हुई। इसमें भी बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस ही हैं सर, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एनडीआरएफ का नहीं है। सारे के सारे हम जो है वो कोई एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ना, ये ऑल पैरामिलिट्री जो 7 साल के टर्न्योर के लिए डेपुटेशन बेसिस पर आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और 7 साल के अपने सर्विस के बाद, ठीक है, वापस अपने फोर्स को सब ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हम सारे जो है ये जो 14 बटालियन है, ये पूरी आईटीबीपी की है, हम सब आईटीबीपी से बिलोंग करते हैं, जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और फिलहाल ये 14 बटालियन हिमाचल के लिए रेज हुई है, अभी 2020 से रेज हुई है। कुल मिला के अभी 16 बटालियन है इंडिया की, पूरे इंडिया में, जो मोस्टली हर स्टेट को कवर करते हैं, ठीक है। वो वैसे गुवाहाटी हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, या फिर आपका इंडिया जम्मू, हर जगह, ठीक है। हिमाचल में जो हमारी यूनिट है, इसके कुछ रिस्पॉन्स सेंटर हमने बनाया, जिसमें रिस्पॉन्स सेंटर इसको हम बोलते हैं। कि हमारी एक कंपनी जैसे नालागढ़ एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा, उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी उधर रामपुर किन्नौर में, और दैन मंडी में, और इस एरिया को पूरा कवर करके हमारी 14 एरिया। हर कोई इधर से ट्रेजेडी होती है तो हमारी टीम में तुरंत वहाँ से मूव हो जाती है। जो रेस्क्यूअर होते हैं वो हर फील्ड में ट्रेन होते हैं, वो बेसिक आपके मैनमेड डिजास्टर हो, नेचुरल हो, ठीक है, इवन केमिकल की हो, रेडियोलॉजिकल की हो, उसमें भी सारे ट्रेन होते हैं, सारे इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं। क्योंकि फौज में भी आपने देखा ना, बिना हथियार की लड़ाई नहीं होती है ना, तो इसी बिना इक्विपमेंट के हम रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करते। तो हर एक अच्छे इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी ऐसा इवेंट हो, ऐसा नहीं है कि बस फ्लड वगैरह ही यूज करते हैं। जैसे भविष्य में जो आशंकाएं होती है ना, कभी केमिकल वॉर हो, बायोलॉजिकल वॉर हो, तो उसके लिए भी रेडिएशन का कोई ऐसा हो, या रेडिएशन की कोई रेसिपी हो। मायापुरी में तो आपने सुना ही होता ना कि रेडिएशन के बाद डाल गया था, किसी हॉस्पिटल वगैरह से कोई रेडियो एक्टिव सोर्स था जिसको स्क्रैप डीलर ने बेच दिया था, और काफ़ी रेडिएशन हुआ था, तो वहाँ भी इंडिया एक्टिव में रहेगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और थोड़ा टाइम कम करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं कि जो आज का सेशन क्या है कि आपको पता है इंडिया में तो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है।
आप लोग ही किसका काम करते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करते हैं, ठीक है। आपके सामने अगर कोई कैजुअलिटी होती है, आपको हेल्प देनी पड़ेगी, तो जरूरी है कि आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज हो ना, कि आप टाइमिंग जो है ना, जैसे स्टूडेंट लाइफ में आपको पता नहीं टाइमिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसी रेस्क्यू ऑप्स में टाइमिंग की इंपॉर्टेंस है, सही समय पे क्या कार्रवाई आप करें, ठीक है। टाइम से मीन्स लाइफ से, ठीक है। तो है कि आप अगर आपके सामने कोई ऐसा इवेंट होता है मे बी, ठीक है, तो क्या हो कि आप तुरंत अगर आपको उस फील्ड में थोड़ा नॉलेज है तो आप एक अच्छा जो आप देखते हो कि क्या हुआ है कंडीशन, जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर सके, दूसरों की लाइफ बचा सके, ठीक है। यही हमारा कैंपेन चला हुआ होता है, क्योंकि मेनली अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हिमाचल में कितना जो टेरिटरी रेंज जो उसके कारण जो लैंड साइड ना, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल ठप हो, फ्लैश फ्लड आने शुरू हो गए थे, तो हमारी टीम में हर जगह इंगेज थी, वो बेशक शिमला का हुआ हो या मनाली का, मंडी का, हर जगह, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम मानसून सीजन से फ्री होते हैं तो हम अपनी एक्सरसाइज चलाते हैं, जिससे हम जो कम्युनिटी है ना उसको अवेयर कर सकें, ठीक है। ऑप्शन तो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले से प्रिपेयरनेस के फेज होता है, इसलिए हम कम्युनिटी को प्रिपेयर करें कि अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होगी आप पे क्या रोल होगा, आप वहाँ कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के सेशन में कुछ हम आपको एक लाइफ सेविंग टेक्निक बताएंगे, इसमें फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है CPR के बारे में आजकल सब सुना होगा, ठीक है, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं, देते कैसे हैं, इसका शायद नाम, लेकिन आपने सोशल मीडिया के थ्रू या ट्विटर पे या यूट्यूब पे या अपने न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि CPR दिया और उसकी लाइफ से हो गई, लेकिन एक्चुअल में है क्या, कैसे हम देते हैं, क्यों देते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। नेक्स्ट फिर हम चौकिंग केस हो किसी के घर में कुछ फंसे उसके बारे में, यानी ये सीजन कंटिन्यू चलता रहेगा कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक है। आज जो फर्स्ट हम बात करेंगे CPR के बारे में ना, CPR के बारे में किसी को कुछ भी थोड़ा बताएं तो प्लीज़ कोई भी एनीवन तो बताएगा CPR क्या है, कोई भी फुल फॉर्म भी पता हो किसी को, हिंदी इंग्लिश एनी नो, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी, चलो बताएं। CPR एक्चुअली बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन, तो हृदय और लंग्स को दोबारा पुनर्जीवित करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि हमारे या तो कोई हार्ट अटैक का केस हो, केस तो आपने देख लिया हार्ट अटैक के कितने बढ़ते रहा, ठीक है, 28% राइज हो चुका है हार्ट अटैक केस में, और खासकर कोविड के बाद से जो मैं बात कर रहा हूँ, और ये ना तो किसी में एज फैक्टर कंसिडर रह चुका है, किसी भी एज में हो रहा है, वो यंग एज को ना, ठीक है, कोई जिम में है तो वहाँ हार्ट अटैक आ गया, कोई डांस कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, इवन किसी को भी कहीं भी हार्ट अटैक आ जाता है, और उसको सही एक तरह से ना अगर हम वहाँ प्रेजेंट हैं और उसको CPR अप्लाई करते हैं तो उसके चांसेस होते हैं सर्वाइव होने, ठीक है। अब ये केस में मेनली हार्ट अटैक का लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये और केसेस में अप्लाई हो सकता है, वो वैसे इलेक्ट्रिक शॉक से हो या कोई क्रोनिक केस हो,